समय सब व्याप्त थे। शैशव दशा का मतलब होता है छोटी अवस्था में, मतलब जब सारे पहली बार में ही मैं राजस्थान में फर्स्ट रहा था आशुभाषण में। फिर वो पहली दिन मैंने पिताजी के हाथ का एक चाटा खाया था, वो चाटा आज मुझे नेशनल अवार्ड तक लेकर के आ गया। राम राम नमस्कार, मैं हूँ राइटर बाबू और मारवाड़ लाइव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आप जानते हैं लगातार हम नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे कुछ न कुछ चीजें सीखते रहते हैं और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वो अपने फील्ड में अगर अच्छा कुछ कर रहे हैं और अपने फील्ड में धुरंधर है तो वो क्यों है, उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। और इसी बीच हम एक नई कहानी से मिलने वाले, एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। उनका नाम है कार्तिक शर्मा, जो कि सिरोही की धरती से हैं। इन्होंने अपनी वाक्पटुता से, अपनी कवि कला से, वक्ता भी है, मंच संचालक भी है और इन सारी कलाओं के साथ साथ कई छोटे बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तो चलिए जानते हैं, मिलते हैं कि आज तक जितने भी आपने जो छोटी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, जो भी अवार्ड्स जीते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो उनकी क्या कहानी है, आप कैसे अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े ताकि हम भी सीखे, ताकि हम भी जाने और हम भी कार्तिक सर की तरह कुछ नया कर सके। नमस्कार सर। नमस्ते सर। और बहुत अच्छा लगा सर कि आपके बारे में जब मैंने सुना, जाना, कुछ आर्टिकल्स पढ़े आपके बारे में, देखा कि नहीं हमारे सिरोही की धरती से कोई वक्ता है, कोई कवि है जो मंच संचालक भी है और अपनी कविताओं से, अपने भाषण से कई लोगों को लाभान्वित कर रहा है, कई लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई? हाँ, बड़ा रोचक है ये किस्सा। मेरा बचपन सिरोही जिले से 30 किलोमीटर दूर पिंडवाड़ा तहसील में हजारी गांव। जी। मेरे पिताजी सरकारी सेवा में है तो वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, मेरा बचपन वहीं बीता। मैं पढ़ता था पिंडवाड़ा में आदर्श विद्या मंदिर में। तो एक बार 26 जनवरी आने वाली थी, उससे पहले पिताजी स्कूल आए और स्कूल आकर के मेरे क्लास टीचर को कहा कि मेरे बच्चे को आप 26 जनवरी पर मंच पर खड़ा कीजिए। मैं उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ता था कि भले ही कविता बोलना चाहे कविता, कहानी बोलना चाहे कहानी, कुछ भी बोलना चाहे, लेकिन इसको मंच पे खड़ा कीजिए। आपके पिताजी ने उन्हें निवेदन किया है। तो मुझे 26 जनवरी को एक कविता दी गई। कविता थी राम बड़े वीर हैं, लड़ने में रणधीर। तो वो कविता मेरे को दी गई और मैंने कविता पढ़ने के लिए मैं स्टेज पर गया। तीसरी का एक बालक, हाफ पैंट पहना हुआ, सर्दियों के दिन, मैं कविता बोलते बोलते मेरे पैर कांप रहे हैं और मैं आधी कविता बोलते बोलते लड़खड़ाती जुबान से जैसे तैसे उसको पूरी करके नीचे आके बैठ गया। तीसरी कक्षा में पढ़ता था मैं, सिर्फ थर्ड में। वहां से ये शुरू हुआ था मेरा कारवा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। शुरुआती दौर मेरा स्कूल में तीसरी कक्षा से रहा और उसके बाद फिर कभी बाल सभाओं में, किसी भी ओकेजन पे, किसी भी उत्सव पर मुझे बोलने के लिए कहा जाता। एक बार मुझे याद आता है, मैं 5वीं कक्षा में था तो मुझे भाषण दिया गया बोलने के लिए। भाषण अंग्रेजी में लिख करके दिया था और अंग्रेजी में बोलना था। मैं हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ता था, मेरे लिए अंग्रेजी बोलना उसमें बड़ा कठिन कार्य हो गया। तो बच्चा था, उसको रट करके एक पेपर को बोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक दिन पहले, शायद 15 अगस्त थी, उससे एक दिन पहले पापा ने पूछा कि कल तू क्या बोलने वाला है, बोल करके सुना। मैंने जब बोलने लगा तो मेरे से कुछ गलतियां हुई, मैं अटक गया और मैंने रो करके कह दिया कि मुझे ये नहीं बोलना। दूसरे तो किसी के पापा आकर के नहीं कहते कि आप इसको मंच पे चढ़ाओ, आप ही हो एक ऐसे जो मुझे बार बार आकर के वहां कहते हो। उस दिन मैंने पिताजी के हाथ का एक चाटा खाया था, वो चाटा आज मुझे नेशनल अवार्ड तक लेकर के आ गया। ये सब उनके आशीर्वाद से और उनकी बदौलत है। आपने नेशनल अवार्ड जीता। वैसे तो मुझे आपकी बात से याद आ रहा है कि हमने भी पहली कविता अपने मंच पे यही बोली थी, राम बड़े वीर थे, लड़ने में रणवीर थे, जाके रावण मारा था, शत्रु को पछाड़ा था, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी। ऐसा ही है, जो आगे मुझे याद नहीं आ रहा। और अच्छा है हम दोनों ने एक ही कविता से शुरुआत की है। तो आप जब ये अवार्ड्स, इतनी उपलब्धियां, इनको सब लेकर चलते हैं और सिरोही की धरती पर और सिरोही वालों के लिए बड़े गौरव की बात है, कभी आपके मन में ऐसा हुआ कि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए सिरोही पे काम नहीं करना, मतलब सिरोही में रहते हुए काम नहीं करना चाहिए, बाहर किसी सिटी में, बड़ी मेट्रो सिटी में जाकर अपनी कला को, अपनी जो भी आपका जो पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा कभी दिमाग में आया आपके? जब बालक बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आता है, 13 साल से 19 साल की जो उसकी उम्र रहती है, उस समय हमारे दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं। मैं भी पढ़ता था, मैं साइंस का स्टूडेंट था,
पिताजी चाहते थे, परिवार वाले चाहते थे, पिताजी के दोस्त चाहते थे, सब आस पड़ोस के लोग चाहते थे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा, हमेशा से मेरा एकेडमिक रिजल्ट बहुत अच्छा रहा कि इसको आरएस की कोचिंग कराई जाए, इसको सरकारी नौकरी में भेजा जाए। तो उस समय मेरे मन में एक ख्याल आता था कि मैं क्यों ना जाकर के न्यूज एंकर का कोर्स, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करूं। उस समय इतना स्कोप नहीं था और जहां मैं रहता हूं उस समय इतना एनवायरनमेंट नहीं था इस चीज का। मैंने जब घर पर बात की तो मेरे घर वाले इस चीज को समझने में थोड़े से असफल रहे और मैं उनको समझाने में असफल रहा शायद। और एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि उस समय मैं वहां नहीं गया होता तो आज किसी बड़ी सिटी में शायद धक्के खा रहा होता या अगर कुछ आगे भी बढ़ गया होता तो किसी एक दायरे में सिमट के काम कर रहा होता। लेकिन मैंने कोई शिक्षा तो ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर अपने पैशन को, अपने शौक को जुनून बनाया और उस जुनून की बदौलत मैंने शुरुआत की मंच संचालन की, कविताएं लिखने की, कविताएं पढ़ने की। और अभी मेरी इच्छा ये है कि सिरोही ने मुझे बहुत कुछ दिया, सिरोही से मुझे बहुत कुछ मिला, तो अपनी मातृभूमि को छोड़ करके कहीं और जाकर के रहना ये मेरे लिए उचित नहीं है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो कुछ मुझे यहाँ से मिला है, मैं प्रोग्राम के लिए बाहर जाता रहता हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं, लेकिन जमीन और जड़ से जुड़ा रहना चाहिए इंसान को, ये मेरा मानना है। वैसे आपने कई छोटे बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उनमें से मेरे पास कुछ नाम आए हैं जैसा कि कुछ खास, जिसमें भारत सरकार द्वारा 2021 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आशु भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर भारत युवा कला रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। इसकी जर्नी क्या है, इसकी क्या कहानी है, कैसे आपने ये यहाँ तक पहुँचे? मुझे याद है 2015 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बीएससी का स्टूडेंट था और बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था मैं, तो एक अखबार में मैंने विज्ञप्ति पढ़ी, उसमें था कि युवा महोत्सव के लिए प्रतिभाओं का चयन किया जा रहा है। उसमें अलग अलग विधाओं में अलग अलग युवाओं को आमंत्रित किया गया था। 15 साल से 29 साल की उनकी उम्र रहती है और ये हर साल युवा महोत्सव होता है 12 जनवरी से 16 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन से शुरुआत होती है उसकी, और हर बार किसी नए राज्य में उसका आयोजन किया था भारत सरकार की ओर से, भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। तो मैंने 2015 में उसमें भाग लिया। पहली बार ही मैंने उसमें भाग लिया था और मुझे याद है कि पहली बार मैंने उसमें ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, फिर मैं जिला स्तर पर प्रथम रहा, फिर मैं संभाग, जोधपुर संभाग में प्रथम रहा और भगवान की कृपा से मैंने राजस्थान में भी उस समय प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहली बार में ही मैं राजस्थान में फर्स्ट रहा था आशु भाषण में। फिर वो आगे जाकर के रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये दिसंबर 2015 में हुआ था और जनवरी 2016 रायपुर छत्तीसगढ़ में मुझे जाने का मौका मिला राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। रमन सिंह जी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वहां के। मैं 5 दिन वहां रहा। अनुराग ठाकुर उस समय खेल मंत्रालय संभालते थे। उस समय मेरी मोदी जी से वर्चुअल बातचीत हुई थी डीडी न्यूज के माध्यम से। उस समय मन में एक विचार था कि इस प्रतियोगिता में आने पर जो प्रथम स्थान होता है वो मुझे हासिल करना है। मुझे 5 साल लगे 2016 से 2021 में आते आते, लेकिन अंततः मैंने उसमें प्रथम स्थान 2021 में पाया। पहला आपने कदम 2015 में रखा था। इस तो आप जैसे कई एक होता है ना कि अगर पूछो तो आशु भाषण को लेकर कई क्लियर नहीं होता। आशु भाषण से क्या समझाएंगे आप, क्या है? साहित्य में भाषण अपने आप में एक कला है। भाषण में बहुत सारी तरीके के भाषण होते हैं, उसी में से एक भाषण है आशु भाषण। भाषण और आशु भाषण में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि भाषण में आपको आपका शीर्षक, आपका विषय पता होता है कि आपको इस विषय पर जाकर कल बोलना है या परसों बोलना है। लेकिन आशु भाषण एक ऐसी विधा है, वक्ता को यह ज्ञात नहीं होता कि उसे किस विषय पर बोलना है, क्योंकि वक्ता को जब मंच पर आमंत्रित किया था तब तक उसके पास कोई विषय नहीं होता। मंच पर एक बॉक्स में बहुत सारे विषय लिखे हुए कागज पड़े रहते हैं, उसमें से हमको एक कागज उठाना पड़ता है और उसमें जो विषय निकल गया, चाहे वो विषय विज्ञान का है, कला का है, चाहे अर्थशास्त्र का है, चाहे राजनीति शास्त्र का है विषय, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासत का है, किसी भी विषय की कोई गारंटी नहीं कौन सा विषय मिलेगा। उस विषय पर आपको न तो विषय निकलने के बाद 30 सेकंड भी नहीं मिलते कि आप उसे सोच पाए। इधर विषय निकला, आपने विषय पढ़ा और आपको तुरंत माइक पर जाकर 5 से 7 मिनट का आपके पास समय होता है। उस 5 से 7 मिनट के समय में आपको अपनी बात को उस विषय से जोड़ते हुए पूरी तरीके से उस विषय के इर्द गिर्द रहकर हमेशा खत्म करनी होती है। और इस तरीके से मुझे हमेशा अलग अलग विषय मिले और मैंने उस पर हमेशा अपना अच्छा करने का प्रयास किया। देखिए आशु भाषण में मतलब बड़ी दिलचस्प है कि आपको कोई तैयारी नहीं,
आप ऑन द स्पॉट गए, वहाँ पे कोई भी टॉपिक मिल सकता है और उस पर आपने बोलना चालू किया, और उसमें बोलना भी और एक अव्वल दर्जे का बोलना, वो आपने अचीवमेंट हासिल किया। इसमें भी कई लिखे हुए हैं, जैसे कि आपने बताया राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2016 में रायपुर छत्तीसगढ़ में आशु भाषण प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से वर्चुअल बात की, वो आपने बताया। फिर राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू से सम्मानित। जी, ये क्या ये 2015 में मैंने भाग लिया। उसके बाद मैंने पुनः इस प्रतियोगिता में भाग लिया। जब 2019 में भाग लिया, एक्चुअली दिसंबर में तक तो राज्य स्तर हो जाता है और जनवरी में आकर के ये राष्ट्रीय स्तर होता है, 12 से 16 जनवरी। तो फिर से मैं फर्स्ट आया यहाँ पर राजस्थान में। फिर मुझे जाने को मिला लखनऊ। मैं लखनऊ गया, लखनऊ भी 5 दिन मैंने इस प्रतियोगिता में वहाँ रहा। सबसे हमारे सेशन होते हैं, अलग अलग बातचीत होती है, बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है। मैंने आशु भाषण में अपना बहुत अच्छा करने का प्रयास भी किया। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छा करते हैं, लेकिन ईश्वर चाहता है कि और थोड़ा धैर्य रखें। वो चाहता है कि अभी नहीं, आगे जाकर के। लेकिन मैंने हमेशा ईश्वर के फैसले को अपना फैसला समझा और ये हमेशा कभी शिकायत नहीं की। मुझे ये लगा था कि मैंने उस समय भी अच्छा बोला और मैं प्रथम का हकदार था। किसी कारणवश मेरा वहां पे तृतीय स्थान लगा। उस दिन वहां से जब मैं वापस निकल रहा था, तब अपने मन में एक संकल्प लेकर के निकला था कि अगली बार मैं इस प्रतियोगिता में अगर भाग लूंगा तो प्रथम स्थान के साथ ही घर लौटूंगा, अन्यथा मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। और उसके जस्ट 1 साल बाद मैंने 2021 में भाग लिया। ईश्वर ने भी मेरे परिश्रम को सराहा और मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आपने जब भारत सरकार द्वारा 2021 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आशु भाषण प्रतियोगिता प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान आशु भाषण में, तो सिरोही से और भी कोई लोग थे आपके साथ कंपटीशन में? नहीं, इसमें होता ये है कि हम जिले से अलग हो जाते हैं। सिरोही क्या, राजस्थान से कोई नहीं होता, क्योंकि फिर राजस्थान से मैं अकेला प्रतिनिधित्व करता हूँ। पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति करता है उस समय। अच्छा। तो पूरे राजस्थान से मैं अकेला ही था। पूरे भारत में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे एक एक वक्ता आता है वहां पर और सबकी अपनी अपनी प्रस्तुति रहती है। अच्छा। और उनमें से भी हाँ, पूरे भारत में प्रथम स्थान, पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिर 2013 में महाविद्यालय अध्ययन के दौरान भी तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्री कालीचरण श्राफ से राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये भी बड़ा दिलचस्प है मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2012 में ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और 13 में फर्स्ट ईयर में ही था। मैं फर्स्ट ईयर पास करके सेकंड ईयर में आ गया था। तो 1 साल की पढ़ाई कॉलेज में मेरी हुई थी और उसमें मैंने NSS ज्वाइन कर रखा था, राष्ट्रीय सेवा योजना। लेकिन मुझे कहते हुए अपने आप पर भी गर्व होता है और मैं मेरे गुरुवर का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे उस समय राष्ट्रीय सेवा योजना से जोड़ा। उसमें मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना में कई तरह की वाद विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं होती थी, हमारी भाषण प्रतियोगिताएं, काव्य लेखन होता था। इसके साथ साथ हमारे सामाजिक कार्य रहते थे, जिसमें रक्तदान है, स्वच्छता अभियान है, झुग्गी झोंपड़ियों को गोद लेकर के वहाँ के बच्चों को पढ़ाना हमारा काम रहता था। फिर हमारे जब इलेक्शन चुनाव आते हैं तो चुनावों में भी हमको काम दिया जाता था स्वीप कार्यक्रम में। तो उस समय मैंने अच्छा काम किया और मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि सिरोही कॉलेज से पहला NSS का स्टेट लेवल का अवार्ड मुझे मिला था 2013 में कालीचरण जी श्राफ द्वारा। उस समय सिरोही कॉलेज से, हाँ, सिरोही कॉलेज से पहला अवार्ड था मेरा। और सर ने, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है जिसमें से मैं कुछ जो जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कला रत्न पुरस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा और विभिन्न मंत्रियों द्वारा 2016 में, 18 में, 2021 में। ये ऐसा होता है कि मैं इसी युवा महोत्सव में भाग लेता था और मैं बता रहा हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पे कुछ मेरे माता पिता के पुण्य कर्म है कि मुझे जब भी मैंने पहली बार इसमें भाग लिया तो मैं प्रथम रहा, मैंने दूसरी बार भी इसमें भाग लिया तो मैं स्टेट विनर रहा, तीसरी बार भी भाग लिया तो मैं स्टेट विनर रहा। फिर राजस्थान में एक ऐसी आवाज चल गई, ऐसी बात होने लगी कि दूसरे जिले से आने वाले प्रतिभागी पहले मुझे फोन करते थे कि आप भाग ले रहे हो क्या। अगर मैं कहता कि मैं भाग ले रहा हूँ तो आधे प्रतिभागी अपना नाम कटवा देते थे, वो इसीलिए भाग नहीं लेते कि ये भाग ले रहा है तो ये फर्स्ट आ जाएगा। ऐसी मानसिकता बन गई थी लोगों की। आपकी कोई सेटिंग नहीं, मेरी सेटिंग बस मेरे प्रभु से और मेरी परिश्रम से थी कि मैंने मेरे परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी तो मुझे उसका परिणाम मिलता गया है। राष्ट्रीय युवा संसद 2019 में सिरोही जिले से राष्ट्रीय स्तर दिल्ली हेतु चयन।
हाँ, ये एक मोदी जी ने 2019 में ही पहली बार एक युवाओं के लिए कार्यक्रम किया निकाला था, या उनकी एक सोच थी कि संसद की कार्यप्रणाली युवाओं को समझाई जाए। जिस प्रकार से सांसद चुनाव जीत करके संसद तक पहुंचते हैं, एक युवा संसद में हमें 4-5 विषय दिए जाते थे, उस पर किसी एक विषय पर हमको अपनी बात रखनी पड़ती थी एज एक सांसद, और जो अच्छा वक्ता होता है उसे आगे जाने का अवसर मिलता। मैंने सिरोही ब्लॉक, सिरोही जिले को पास करते हुए, जोधपुर संभाग को पार करते हुए जब मैं राजस्थान में गया, तो राजस्थान लेवल से जिन 10 वक्ताओं का चयन हुआ था, उन 10 वक्ताओं में मेरा नाम भी था और मुझे दिल्ली जाने का वो अवसर। अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कार्तिक सर जो है, वैसे मैं बताऊँ आपको, काफ़ी सिंपल और बहुत साधारण सादगी पसंद व्यक्तित्व के धनी हैं, पर वास्तव में ये बात है या आप फैशन, घूमना फिरना, इन चीज़ों में भी विश्वास करते हैं? नहीं, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं, सबको पसंद है। फैशन भी पसंद है, लेकिन फैशन वही हो जो मर्यादित हो। अच्छा। मेरा आजकल के समय में ये विशेष निवेदन मैं मंचों से भी कहता हूँ, और आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जी, कि हमारी संस्कृति में इतनी फैशन है कि हमें किसी और संस्कृति को हमारे ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आप खुद सोचिए, ये हमारी संस्कृति का पहनावा है। फटे कपड़े पहनने से आपको ज्यादा सुंदर नहीं दिख सकते, इसलिए फैशन होना चाहिए। फैशन और व्यसन से दूर रहना चाहिए, लेकिन फैशन हमारी संस्कृति का होना चाहिए, किसी और संस्कृति का नहीं होना चाहिए। एक मुझे 4 पंक्तियां इस विषय पर याद आती है कि हम तो जगत गुरु हैं, हमने तो लोगों को सिखाया, हम उनसे क्या सीखेंगे। कि शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे। शैशव दशा का मतलब होता है छोटी अवस्था में, मतलब जब सारे देश छोटी अवस्था में थे, उस समय हम क्या थे, जब उनका उद्भव मतलब उद्गम नहीं हुआ, उनका उद्भव नहीं हुआ, उस समय हम क्या थे। कि शैशव दशा में देश प्राय जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हमने लोगों को आचरण सिखाया है, हमने लोगों को व्यापार सिखाया है, हमने लोगों को व्यवहार सिखाया, और हमने ही लोगों को विज्ञान सिखाया है। तो हमें किसी और की संस्कृति अपनाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कोई अगर सोचे कि नहीं, मुझे भी कार्तिक सर जैसे अच्छा वक्ता बनना है, मंच संचालक भी बनना है, अच्छा कवि बनना है, वैसे तो ये गुण बोलते हैं जन्मजात होते हैं, पर अगर कोई ऐसा सोचे कि मुझे बहुत बढ़िया काम करना है इस फील्ड में, तो उसे क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए? हाँ, मेरे बारे में तो बताऊं अगर मैं, तो मैंने ये गुण जहाँ से पाया, पहले तो पापा का चाटा खाना चाहिए। बिल्कुल खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। जिसने पिताजी का चाटा खाया है ना, उसको दुनिया का तमाचा खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और जिसने बाप के हाथ की थप्पड़ नहीं खाई ना, उसको दुनिया की ठोकरें खानी पड़ती है। ये मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जिसने पिताजी का थप्पड़ खा लिया वो दुनिया का राजा बनता है, और जिसने बाप की थप्पड़ नहीं खाई, दुनिया उसको ठोकरें मारती है। इसलिए माता पिता तो सबसे बड़े भगवान है, अगर उनका जिन्होंने हाँ मान लिया, वो तो निश्चित तौर पर तिर जाता है इस भवसागर से, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात जो मेरी है कि अगर आपको ऐसा इस फील्ड में आना है, अगर अच्छा वक्ता बनना है, तो सबसे पहली शर्त आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। मैं मेरे बारे में बताऊं, जब मैं डिबेट कंपटीशन में भाग लेने के लिए स्टेट लेवल जाता था, वहां 80 से 100 वक्ता अमूमन मतलब रहते थे कि 100 वक्ताओं को सुनना है। एक वक्ता अगर 5 मिनट बोल रहा है तो 500 मिनट तक सुनना। मेरे साथ वाले अपनी बारी आने पर बोल करके और निकल जाते थे, सुनते नहीं थे, बाहर घूम लेते थे, कुछ खा पी करके आ जाते। मैंने हमेशा से जितने वक्ता आए उन सबको सुना, भले ही उन्होंने मेरे से अच्छा बोला तो भी सुना, और मेरे से अच्छा नहीं बोला तो भी सुना। कारण अच्छा नहीं बोलने वाले ने भी उस पूरे 5 मिनट में एक लाइन तो ऐसी बोली होगी जो मेरे लिए नहीं होगी, उस लाइन को मैंने वहां से ले लिया, और उस लाइन को लेकर अगर मैं किसी और मंच तक अपनी शैली में उसे प्रस्तुत कर पाया, तो निश्चित तौर पर लोगों को आनंद आया होगा। इसलिए आप अच्छे श्रोता बनिए पहले। दूसरी बात, शॉर्टकट पे मत जाइए। आजकल के जो युवा हैं, उन्हें यह लगता है कि हम एक ही रात और एक ही दिन में मंच के सरताज बन जाए, तो ये मुमकिन है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए शॉर्टकट की बजाय निरंतर परिश्रम कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल का ज्ञान लीजिए आप, लेकिन सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी है उस पर विश्वास कम कीजिए, और हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो ग्रंथ है, हमारा जो साहित्य है, उसमें जो रस है ना, उस रस का तो आनंद ही अलग है, आप उसे ग्रहण कीजिए। तो जितना आप अपने अंदर भर पाएंगे ना, ये दिमाग, जब आप बाहर की किताबों से इसको एक्टिव करेंगे, अभी हमारा सबका दिमाग जब एक्टिव नहीं होता तो हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो अंदर स्टोरेज होता है। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे करेंगे, इसकी ग्रीसिंग ऑयलिंग जितनी ज्यादा होगी, उतना दिमाग खुल जाएगा, और जिस दिन दिमाग आपका खुल गया, आप खुद कुछ लिखने के उसमें आ जाएंगे। आपका नाम ही राइटर बाबू है, आप भी लिख पाते होंगे। तो कारण है कि जब आपका दिमाग खुल जाएगा, तो अब आपके दिमाग से सवाल अपने आप जिस तरीके से बाहर आ रहे हैं, तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि दिमाग को खोल दिया आपने। तो जो दिमाग को खोल दोगे, तो फिर निरंतर आप में वो बदलाव आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, मुझसे भी अच्छे।
एकदम से आगे नहीं जाना, बिल्कुल धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सिंचे सोगड़े। और ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सर। तो इसी बीच अगर कोई ऐसी बात रही हो जो लगता हो कि ये सवाल थे जो पूछने चाहिए थे नहीं पूछ पाए, तो माफ़ी चाहते हैं, आप कमेंट में लिखे, हम दोबारा सर से मिलेंगे और सर से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर से इंटरव्यू ले लेंगे आपके सवालों के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा आप सभी को। और वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी कार्तिक सर के बातों में, और कोई ऐसा सवाल जो मैंने बताया कि अगर नहीं पूछ पाए तो ज़रूर आप पूछें कमेंट में, हम दोबारा इंटरव्यू लेंगे। लगता हो कि हाँ शेयर करने जैसा है वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो, उनसे कुछ चीज़ें सीखें।